हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग जो है सोल्यूशन के लास्ट पार्ट में पहुंचे हैं, यानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और वांट हाफ फैक्टर। ठीक है ना। तो जो है प्लीज पेन और कॉपी लेके बैठिए, साथ साथ नोट्स बनाएंगे तभी ये समझ में आएगा। आप ऐसे सोचेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इन सब चीजों से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आप पेन और नोटबुक साथ लेके पढ़ाई करो तो नो डाउट सारी चीजें आपको कैचअप होंगी और नोट्स बनाते रहिए। जब भी आपको कुछ लिखना हो वीडियो को पॉज करिए, लिखते रहिए साथ साथ में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो पिछले क्लास में देखो मैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पहुंचा था और आपको वहां से डेफिनेशन बताई थी, तो थोड़ा सा रिवाइज मान के सीधा वांट हाफ फैक्टर पे आता हूं मैं। तो मैंने बोला था, याद करो कि क्वालिटेटिव जो वर्ड है इसलिए देखो दो वर्ड से मिलकर बना है, को प्लस लिगेयर। ठीक है ना। और आपको इसकी मीनिंग बताई थी, ये दोनों ग्रीक वर्ड है। ठीक है ना। इसका मीनिंग आपको बताया था, ठीक ना, कि को मतलब क्या है और लिगेयर मतलब क्या है। को मतलब क्या था, याद करो, टुगेदर, और लिगेयर मतलब क्या था, टू बाइंड। मतलब हमें क्या करना है कि कोई भी जो है सोल्यूशन की प्रॉपर्टी को किसी के साथ में, ठीक ना, और किसी से जोड़कर ये प्रॉपर्टी हम लोग बताएंगे और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो मतलब ये बोला गया था कि जो आपका सोल्यूशन है, और तुमको मैंने ये भी बोला था, याद करो, कि फॉर लिक्विड सोल्यूशन ओनली, है ना। आपको मैंने ये भी बोला था कि जो भी है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं, लिक्विड सोल्यूशन के लिए, फॉर लिक्विड सोल्यूशन ओनली। ठीक है ना। तो अच्छे से याद रखो, मैंने डेफिनेशन बताई थी, द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, पूरा नहीं लिखूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। ठीक है ना। जो कि आपका क्या होता है, सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन। ठीक है ना। तो आपको मैंने बोला था कि ऐसी सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन की प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नॉट नेचर ऑफ सोल्यूट, आर कॉल्ड एज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, नॉट नेचर ऑफ सोल्यूट, नॉट नेचर ऑफ सोल्यूट आर कॉल्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ये डेफिनेशन पिछले क्लास में हो गई थी। फिर एक चीज और मैंने आपको बताया था कि जो है, जो आपका नेचर मैंने नहीं लिखा है ना, नेचर पे तो डिपेंड करता नहीं, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे। 4 टाइप की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है, और वो चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई थी, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इनको हमें स्टडी करना है। लेकिन इनको स्टडी करने से पहले देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप कोई ऐसा सोल्यूट ले लो, ठीक है ना, और सोल्यूट जो है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट को आप किसी भी सॉल्वेंट, मान लो हमने वाटर ले लिया, सोल्यूशन तो लिक्विड ही बनाना है, तो हमने मान लो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट लेके और आप NaCl जो है, जैसे मान लो NaCl लिया और हमने वाटर में मिला दिया। इलेक्ट्रोलाइट्स, मैंने बोला इलेक्ट्रोलाइट सब जानते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में ऐसे सब्सटेंसेस जो, ठीक ना, एक्वस मीडियम में या जो है अच्छे से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट में मिलाओ तो वो जो सब्सटेंस होता है आयन से ब्रेक हो जाता है। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और अगर आयन से ब्रेक नहीं होता जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस आप एक्वस में यानी लिक्विड में मिलाते हैं तो वो मॉलिक्यूल या तो एसोसिएट होता है या तो डिसोसिएट होता है। ठीक है ना। तो जो मॉलिक्यूल डिसोसिएशन होता है, जिस मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होता है, वो डिसोसिएशन और एसोसिएशन भी इस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो ये बात भी आप ध्यान रखे रहना कि जैसे ही कोई भी आपका सोल्यूट आप सॉल्वेंट लिक्विड में मिलाइए और हो क्या कि वो मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन और एसोसिएशन होना शुरू हो जाए, तो वांट हाफ फैक्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। तो ये अच्छे से आप याद रखे रहिएगा। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट अगर आप सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स जो भी हैं वो डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ना तो डिसोसिएट होगा और ना तो एसोसिएट होगा। तो होगा क्या कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऑलवेज कांस्टेंट रहते हैं। तो ये बात मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखो, अब हमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को एक फैक्टर और इफेक्ट करता है। ठीक है ना। यानी वैसे लिख स्टार बनाए तो उसके आगे आप नोट करिएगा कल वाली लेक्चर के बाद से, सीपी ऑल्सो डिपेंड्स। ठीक है ना। ये जो आपका सीपी है ये जो है ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, ठीक है ना, जो है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक ना। जो भी आप मिला रहे हैं सोल्यूट में उसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन पे भी ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, इन दोनों पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है ना। जो भी मॉलिक्यूल जो भी आप सोल्यूट में मिलाएंगे उसका डिसोसिएशन और एसोसिएशन जो भी हो रहा है उस पर भी ये डिपेंड
करता है। यानी मैं दैट इज करके ऐसे लिख सकता हूँ कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ना, ये आपका 1/2 फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। ठीक, मतलब दैट इज करके ऐसे लिख देता हूं मैं। ये जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन बताने वाला फैक्टर है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1/2 फैक्टर। तो दैट इज करके हम लोग ऐसे बोलेंगे कि जो आपका 1/2 फैक्टर है, दैट इज 1/2 फैक्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 1/2 फैक्टर, ठीक ना, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका भी बहुत अच्छा रोल है इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक ना, तो अब अपने को पिछले क्लास में बोला था क्या पढ़ना है, 1/2 फैक्टर। ठीक है ना, तो अब मैं हेडिंग बनाता हूं और 1/2 फैक्टर आपको कैसे कैलकुलेट करना है ये सिखाता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर मेंस में, ठीक ना, इससे न्यूमेरिकल आया करते हैं और एडवांस में इसके एप्लीकेशन से न्यूमेरिकल बना करता है। ठीक है ना, और आपकी स्कूल एग्जाम में भी 1/2 फैक्टर कैलकुलेट करने की प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, एकदम आसान सा है, देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अगर मैं बोलूं कि भाई 1/2 फैक्टर होता क्या है, ठीक ना, तो 1/2 फैक्टर, 1/2 फैक्टर, ठीक है ना, बहुत सारे तरीके हैं, देखना ध्यान से। इसको हम लोग आई से लिखते हैं, स्मॉल आई से। कैसे लिखते हैं, स्मॉल आई से। तो अब देखना ध्यान से, पहली बात ये याद रखिए कि अगर आपके पास फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट 1/2 फैक्टर, अगर मान लो हमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए देखना हो, ठीक है, पहले ये देखना, सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी तुम्हारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, दोनों की कहानी पहले आप अच्छे से देख लीजिए। फॉर इलेक्ट्रोलाइट और फिर दूसरा क्या हो गया तुम्हारा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना, तो 1/2 फैक्टर जो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस होते हैं उनमें क्या होता है, जब सॉल्वेंट में आप मिलाते हैं तो मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो जाता है, और ऐसे मॉलिक्यूल जिसको आप सॉल्वेंट में मिलाइए, ना तो डिसोसिएशन ना तो एसोसिएशन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक ना, आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जब एसोसिएशन होता है तो एसोसिएशन मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बन जाना, और डिसोसिएशन मतलब क्या होता है कि बड़े मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाना। तो जो आपका 1/2 फैक्टर है, इसको हम लोग कैसे कैसे जो है कैलकुलेट करते हैं, कई सारे केसेस में आपको सिखाता हूं और सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे देखिए पहला केस हम लोग बात करते हैं 1/2 फैक्टर कैलकुलेट करने का, और वो है तुम्हारा, अगर तुम्हारा जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन। ठीक है ना, पहला केस देखना ध्यान से, 1/2 फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, केस नंबर 1। ठीक है ना, इफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, जो भी आपका सोल्यूट है, इफ सोल्यूट मॉलिक्यूल कंप्लीटली डिसोसिएटेड, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, जो भी है तुम्हारा कंप्लीटली डिसोसिएटेड, जो भी रहेगा, ठीक ना, अब इलेक्ट्रोलाइट होगा तभी डिसोसिएट होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस, डिसोसिएटेड इनटू आयंस। ठीक है ना, तो जब भी आपका सोल्यूट ऐसा हो कि आप सॉल्वेंट में मिलाइए और वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए आयंस में, ठीक है ना, ध्यान से देखते रहना। तो होता क्या है कि जैसे मान लो हमने यूज कर लिया कि आपके पास जो सब्सटेंस है वो मान लो सोल्यूट AX/BY है, ठीक ना, जैसे इसको आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, यानी एक बार जैसे ही आपने किया तो ये देखो आयंस में ब्रेक हो गया। अब देखो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पहले लिखते हैं, तो A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितना, देखो A की वैलेंसी B के साथ में है तो कितना पॉजिटिव चार्ज हो गया, +Y। ठीक ना, फिर देखो ध्यान से, B के ऊपर क्या, निगेटिव चार्ज, कितना निगेटिव चार्ज, B की वैलेंसी A के साथ में, कितना हो गया, -X। अब देखो A के नंबर कितने हैं, X के बराबर, और B के नंबर किसके बराबर हैं, Y के बराबर। तो ये हो गया आपका, मतलब जब सोल्यूट आपने मिलाया एक्वस में तो ये आपको आयंस मिल गए एक्वस में। अब हमें बताना है कि इसका 1/2 फैक्टर कितना होगा। तो 1/2 फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, सॉरी, ठीक है, 1/2 फैक्टर का फॉर्मूला निकालने के ये होता है कि आपका कितना नंबर ऑफ मोल, ठीक है ना, कितना नंबर ऑफ मोल सोल्यूट का आफ्टर डिसोसिएशन है और कितना आपने इनिशियल लिया था। ठीक ना, आफ्टर डिसोसिएशन कितना कंसंट्रेशन है, बिफोर डिसोसिएशन कितना कंसंट्रेशन है, या नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल टेकन। ठीक है ना, तो 1/2 फैक्टर निकालने का ये फॉर्मूला है, ध्यान से देखे रहना। 1/2 फैक्टर ऐसे निकालते हैं, यही चाहो लिख दो चाहे यहाँ लिख दो। क्या होता है, अगर मान लो हम मोल के लिए निकाले तो क्या होता है, फाइनल मोल, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई, ठीक है, इनिशियल मोल, इनिशियल मोल। सिंपल सा याद रखो, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। या देखो ध्यान से क्या हो जाएगा,
फाइनल मोल मतलब क्या हो गया, मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। सिंपल सा अगला फॉर्मूला देखो, मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, मोल टेकन। जो भी आपको मोल है, ठीक ना, मोल टेकन, इनके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक ना, आपका 1/2 फैक्टर। अब देखना ध्यान से, मोल के लिए ये फार्मूला है, कंसंट्रेशन अगर बोलूं मैं तो क्या हो जाएगा, देखो, फाइनल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, कंसंट्रेशन आफ्टर, ठीक ना, डिसोसिएशन आफ्टर डिसोसिएशन या ऑब्लिक करके एसोसिएशन, ठीक ना, और पूरे का डिवीजन देखो क्या हो जाएगा, जो भी आपका सोल्यूशन है उसका इनिशियल कंसंट्रेशन। ये ढेर सारा फार्मूला है, फिलहाल हमें इन किसी एक फार्मूले से लगा के हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखो हमें क्या करना है, इसका 1/2 फैक्टर बताना है। तो अपने मन से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक ना, लेट इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन इस वाले का, ठीक ना, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि चलो भाई इसका इनिशियल मोल या कंसंट्रेशन जो भी आप लिखो, इसका इनिशियल मोल हम लोग मान लेते हैं A के बराबर है। तो इनिशियली कोई डिसोसिएशन नहीं होता, इसका मोल 0, इसका मोल 0, या कंसंट्रेशन मान लो इसका कंसंट्रेशन C है, तो इनिशियल ये भी 0 रहेगा और ये भी 0 रहेगा। अब देखो ध्यान से, ठीक ना, अब हम लोग लिखते हैं कि फाइनल मोल इसका कितना होगा या फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा। तो आपने क्या पढ़ा, देखो, सोल्यूट मॉलिक्यूल कंप्लीटली डिसोसिएट, यानी जितना तुमने लिया है रिएक्टेंट ये पूरा डिकम्पोज हो जाता है, यानी घट के कितना हो गया, जितना था सब टूट गया, तो A - A = 0। अब अगर देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेनी पड़ती। याद करिए सब, आयनिक इक्विलिब्रियम सब कुछ देख रखा है आपने, केमिकल इक्विलिब्रियम में देख रखा है, ठीक है ना, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, तो जब कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है तो अल्फा की वैल्यू 1 होती नहीं है, इसलिए हम लोग वहां देखो याद है ना, तो A - A = कितना हो गया, यहाँ पे 0। अब देखो ये कितना बना, तो देखो यहाँ से जितना यहाँ से सब्ट्रैक्ट होता है इसी चीज को हमें ध्यान में रखते रहना है बस, ठीक है ना। तो अब देखो 1 मोल से कितना मिल रहा है, ये x मोल, यहाँ देखो स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1, तो 1 मोल से कितना मिल रहा है x मोल, तो A मोल से कितना मिलेगा बोलो, ये AX मोल। फिर देखो ध्यान से 1 मोल से कितना मिल रहा है y मोल, तो A मोल से कितना मिलेगा, ये तुम्हारा AY। तो ये हो गए तुम्हारे इस कंटेनर में फाइनल मोल कितने हैं। तो अगर मुझे डिसोसिएशन के लिए अगर सोल्यूट मॉलिक्यूल कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए, ठीक है ना, आपका एक्वस मीडियम या गिवन सॉल्वेंट में, तो बताइए जरा 1/2 फैक्टर कितना होगा। तो फाइनल मोल देखो, फाइनल मोल में रिएक्टेंट का मोल कितना है, 0, ठीक ना, दूसरा जो प्रोडक्ट है, पहला प्रोडक्ट उसका कितना है, मोल AX, और जो दूसरा आपका प्रोडक्ट है उसका मोल कितना है, देखो AY, और जो आपने मोल लिया है इनिशियल वो किसके बराबर है, A के बराबर। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1/2 फैक्टर क्या हो गया, देखो x + y। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो ये है 1/2 फैक्टर निकालने का तरीका ऐसे सोल्यूट के लिए जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है इन गिवन सॉल्वेंट में, कंप्लीट डिसोसिएटेड इनटू आयंस इन द गिवन सॉल्वेंट। उसके लिए 1/2 फैक्टर क्या होता है, x + y, where x is the stoichiometry of cation and y is the stoichiometry of anion। बस क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी वो कंप्लीट डिसोसिएट होना चाहिए। जैसे देखो मैं इसके एग्जांपल में लिखूं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि जरा 1/2 फैक्टर बताइए NaCl का कितना हो जाएगा, तो अब तो कुछ करना ही नहीं है, NaCl का 1/2 फैक्टर कैसे बताएंगे, देखो NaCl है, जैसे ही तुम एक्वस करोगे तो जरा इसका केटायन आयन बना लो, Na+ और क्या हो गया Cl- बोलिए, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी, अब x क्या है, केटायन की स्टोइकियोमेट्री, y क्या है, एनायन की स्टोइकियोमेट्री, दोनों क्या है 1 1, तो 1/2 फैक्टर कितना हो गया, 2 के बराबर। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको, और चाहे तो हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। मान लो मैंने इनिशियल मोल इसका ऐसे ही मान लिया कि इसका इनिशियल 2 मोल है, क्वेश्चन ऐसे दे दें, ठीक है ना, या एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दूं, एक जो है कि 2 मोल ऑफ NaCl डिसॉल्व इन जो है वाटर, देन कैलकुलेट 1/2 फैक्टर। तो 2 मोल NaCl लिया, तो 2 मोल से ये कितना बन गया, क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है ना। तो NaCl का आप देखिए तो 1/2 फैक्टर कितना हो गया, 2 के बराबर, ठीक है। यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूं इसी पे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। मैं बोलूं तुमसे 2 मोल ऑफ NaCl dissolved in aqueous solution, कैलकुलेट द 1/2 फैक्टर, ठीक है ना। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लूं कि बताइए जरा अगर 2 मोल NaCl डिसॉल्व कर दूं, क्वेश्चन के फॉर्म में देखना। अगर मान लो तुमसे बोलूं क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास कि 2 मोल NaCl जो है,
ठीक ना, ये डिजोल्व होता है वाटर में, तो वांट हाफ फैक्टर बताइए कितना होगा, ठीक ना। जो 2 मोल NaCl डिजोल्व इन, सिंपल सा क्वेश्चन है, वाटर, और आपको बताना है वांट हाफ फैक्टर कितना होगा, ठीक है ना। एकदम आसान सा है, कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले क्या करिए, NaCl आपको दे रखा है, ठीक ना, इसको पहले एक्वस करके ब्रेक करिए, तो ये क्या हो गया, देखो Na प्लस प्लस क्या हो गया, Cl माइनस। अब देखना ध्यान से, इसका इनिशियल मोल कितना दे रखा है, 2। इनिशियल ये टूटेगा नहीं, सब कुछ क्या रहेगा 0, सब कुछ क्या रहेगा 0। अब अगर मुझे फाइनल मोल लिखना है, ठीक ना, तो फाइनल मोल देखो ध्यान से, अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये पूरा खत्म हो गया, तो 2 - 2 कितना हो गया, 0। जो यहाँ निकल रहा है इसको हाईलाइट करना मैं कई बार बोला, 1 मोल से कितना मोल, 1 मोल, तो 2 मोल से कितना मोल मिलेगा, ये 2 मोल। फिर देखो 1 मोल से कितना मिला Cl, 1 मोल, तो 2 मोल से कितना मिल जाएगा, ये 2 मोल। अब मुझे क्या बताना था, देखो वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर क्या होता है, फाइनल मोल, ये देखो मोल फाइनल डिवाइडेड बाई मोल इनिशियल, तो फाइनल मोल रिएक्टेंट का 0, प्रोडक्ट का 2, दूसरे वाले प्रोडक्ट का 2, इनिशियल मोल कितना 2, सॉल्व कर लो, देखो 4/2 कितना आ गया 2, और देखो मैंने यहाँ पहले ही दिया था। बात समझे, तो कोई भी कंपाउंड इस टाइप से है, दूसरा और पूछे दूसरा, ये तो हो गया फर्स्ट एग्जांपल। मान लो मैं तुमसे बोलूं वांट हाफ फैक्टर, जरा आप बताइए MgCl2 का कितना होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का वांट हाफ फैक्टर कितना होगा। तो क्या करना है, देखो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है MgCl2, जैसे तुमने एक्वस किया तो अब देखो क्या होगा, ये केटायन और एनायन में ब्रेक हो जाएगा, Mg+2 Cl माइनस, कितने क्लोरीन है, देखो 2 क्लोरीन है ना। Mg का एक ही नंबर है, वैलेंसी वजह से सब फिट हो गई, ये सब एक्वस में है, ये सब एक्वस में। वांट हाफ फैक्टर क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री का सम केटायन और एनायन का, स्टोइकियोमेट्री केटायन 1 है और एनायन की कितनी है 2, वांट हाफ फैक्टर कितना हो जाएगा 3। बात समझ आ गई ना। तो ये है तुम्हारा वांट हाफ फैक्टर निकालने का तरीका। कोई भी सब्सटेंस जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, या ऐसे आप समझ लो जो भी सब्सटेंस एक्वस मीडियम में कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है, उसका वांट हाफ फैक्टर क्या होता है, x+y, ठीक है ना। पहले मैं एक आपको इस तरह फार्मूले से करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी भी लास्ट में मैं एक जनरल फार्मूला लिखूंगा और उसी से हम लोग मिलकर फटाफट सॉल्व कर लिया करते हैं। तो आई होप वांट हाफ फैक्टर का पहला केस आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं वांट हाफ फैक्टर के नेक्स्ट केस में, ठीक ना। तो अगर कोई मॉलिक्यूल कंप्लीट डिसोसिएट ना हो बल्कि पार्शियल डिसोसिएशन होना शुरू हो जाए, तब कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सेकंड को हम लोग लिखते हैं वांट हाफ फैक्टर निकालने का, इफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, जो भी आपके पास सोल्यूट है, तो आप ऑब्वियस ही बात है वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तभी ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इफ solute molecule are not completely dissociated, molecule are not completely dissociated in their aqueous medium, not dissociated, ठीक ना, in एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम वाटर हमेशा लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वाटर का 81। कई बार हम लोग बोल चुके हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर कितना होता है 81, इसकी वैल्यू भी आप याद रखिएगा। तो ऐसा सोल्यूट जो क्या हो, ऐसा मॉलिक्यूल सोल्यूट का जो नॉट कंप्लीट डिसोसिएटेड इन देयर एक्वस मीडियम, या ऐसे बोलेंगे इफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, ठीक ना, पार्शियली डिसोसिएटेड इन एक्वस मीडियम या डिसोसिएटेड इन लिमिटेड अमाउंट, सब कुछ याद रखे रहिए। चाहे यहाँ बोले नॉट कंप्लीटेड और तुमसे बोले पार्शियल डिसोसिएशन, ठीक ना, सब कुछ याद रखे रहना। आपसे बोलेगा पार्शियली डिसोसिएटेड, ठीक ना, या आपसे बोलेगा डिसोसिएटेड इन लिमिटेड अमाउंट, कुछ भी आपसे बोलेगा, तो इसका तीनों का मतलब डिसोसिएटेड इन लिमिटेड अमाउंट, ठीक ना, लिमिटेड डिसोसिएशन, कुछ भी आपसे बोलेगा, ये सब की मीनिंग एक ही होती है। तो हमें अगर वांट हाफ फैक्टर बताना है तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो हमारे पास देखो, हमने मान लिया कि अपने पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ भी अपने मन से बता दो जो भी आपको अच्छा लगे। मान लो हमने बोल लिया कि अपने पास इलेक्ट्रोलाइट है Am और हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है Bn, तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है एक्वस में। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका केटायन आयन बना लें, A की वैलेंसी इसके साथ में है +n, और ये देखो B की वैलेंसी इसके साथ में है, ये कितना हो गया -m। अब देखो A के नंबर कितने हैं m के बराबर, तो यहाँ स्टोइकियोमेट्री कितनी हो गई m, B के नंबर है n के बराबर, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी हो गई n। अब देखना ध्यान से हम लोग क्या करते हैं भाई, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी है या इनिशियल मोल कितना है ये हम लोग लिख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनिशियल मोल तो चाहे इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल मोल इसका हम लोग मान लेते हैं A मोल, तो इनिशियल कोई डिसोसिएशन नहीं होगा, ये 0 0।
अब देखो नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, हमें क्या एज्यूम करेगा, एज्यूम करना पड़ेगा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो लेट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू अल्फा। तो अब देखना ध्यान से, हमें क्या लिखना है, फाइनल मोल, ठीक है ना। तो अब देखो एक मोल से कितना निकल रहा अल्फा, तो ए मोल से कितना निकलेगा ए अल्फा। तो यानी यहाँ पे जो फाइनल मोल है ए माइनस कितना निकलेगा यहाँ से ए अल्फा। अच्छे से इसको याद रखिएगा, जो यहाँ से बाहर निकल रहा है इसको हाईलाइट कर लेना है। अब स्टोइकियोमेट्री लगानी है। 1 मोल से कितना मिल रहा है, m मोल a प्लस n। तो a माइनस अल्फा से कितना मिलेगा, बोलो m इंटू ए अल्फा। क्लियर हो रहा है ना। 1 मोल से कितना मोल मिल रहा है, n मोल। तो a अल्फा मोल से ये कितना मिलेगा, बोलो n इंटू ए अल्फा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से आपने इसको सीखा होगा। अब देखते हैं हम लोग वान हाफ फैक्टर। तो वान हाफ फैक्टर क्या है भाई, फाइनल मोल यानी मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय मोल टेकन। तो अब देखो फाइनल मोल कितना है, रिएक्टेंट के मोल देखो कितने हैं, a माइनस ए अल्फा। प्रोडक्ट के मोल देखिए तो क्या है m a अल्फा और प्लस क्या है देखो n a अल्फा, और पूरे का डिवीजन देखो मोल टेकन। तो मोल कितना आपने लिया इनिशियल देखो 1 मोल। खूब अच्छे से ध्यान से देखिए, थोड़ा और इसको सॉल्व किया जाए। तो अब देखना आई की वैल्यू यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लें। तो आई की वैल्यू देखो कितनी हो गई, बोलिए यहाँ पे a तो कॉमन हो गया हर जगह। तो a अगर कॉमन हो गया तो देखो क्या हो गया 1 माइनस अल्फा, ठीक ना, प्लस देखो ध्यान से यहाँ से क्या हो गया तुम्हारा m अल्फा, और ये देखो प्लस क्या हो गया तुम्हारा n अल्फा, ठीक है ना। और थोड़ा इसको इक्वेट कर लिया जाए, मान लो तुमसे पूछ ले कि जरा आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताइए कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा पहले ही इसको थोड़ा ऐसा कर दिया जाए, देखो क्या i माइनस 1 कर दिया जाए। तो अब ये देखो क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, और ये क्या हो गया प्लस m अल्फा, और ये क्या हो गया देखो n अल्फा, ठीक ना। अच्छा नहीं लग रहा माइनस पहले ही, इसको हम लोग बाद में कर देते हैं। तो अगर हम लोग अल्फा कॉमन ले लें तो ये देखो क्या हो जाएगा m प्लस n माइनस 1। अल्फा मैंने कॉमन ले लिया इधर से, और इधर से क्या हो गया देखो i माइनस 1, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से अल्फा की जो वैल्यू है, ठीक ना, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई ध्यान से देखो i माइनस 1 और डिवाइडेड बाई बोलो क्या हो जाएगा m प्लस n माइनस 1। ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ वान हाफ फैक्टर, ठीक है ना। और आप देखो अगर वान हाफ फैक्टर पूछे तो ये भी आपने बहुत अच्छे से यहाँ कैलकुलेट कर लिया है। इसको थोड़ा और अगर सॉल्व कर लूं मैं, तो अब देखना आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है ना। अगर देखो माइनस को बाद में लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 के बराबर। तो वान हाफ फैक्टर का ये फार्मूला ये भी है, जब आपका मॉलिक्यूल कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है i माइनस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n माइनस 1, ठीक है ना। और वान हाफ फैक्टर i क्या हो जाता है 1 प्लस अल्फा m प्लस n माइनस 1 के बराबर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। जैसे देखो मैं तुमसे इसका भी एग्जाम्पल पूछूं, ठीक है ना, कि जरा कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक। एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसको समझ लीजिए, ठीक ना। फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, मान लो हमारे पास ऐसा सोल्यूट है जो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता है। कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होने का मतलब क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होते हैं लिमिटेड एक्सटेंट में, तो वहां पे हमें क्या मानना पड़ेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना। तो पहले इक्वेशन लिखा, इनिशियल मोल ए मान लिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मान लिया। तो एक मोल से निकल रहा अल्फा, तो ऐसे निकलेगा ए अल्फा। बाकी सब आप जानते हैं 1 मोल से कितना m मोल, तो ए अल्फा से कितना मिलेगा m a अल्फा। 1 मोल से कितना मिल रहा है n मोल, तो ए अल्फा से कितना मिलेगा n a अल्फा। वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, वान हाफ फैक्टर आ गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक ना। अब हम लोग मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग जो है एक एग्जाम्पल करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप सॉल्व करते हैं। जैसे मैं तुमसे बोलूं कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, कुछ भी अमाउंट ले लेना, उस पर कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, देखना इसका एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे बोलूं कैलकुलेट वान हाफ फैक्टर फॉर n मोल, ठीक है ना। मान लो मैंने दे दिया n मोल एसिटिक एसिड एक्वस सोल्यूशन, ठीक ना। तो इसका मुझे क्या करना है, n जो है आपका वान हाफ फैक्टर बताना है। तो कुछ नहीं करना है, देखो एसिटिक एसिड यानी CH3COOH ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट।
जब इसको आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा CH3CO माइनस और क्या हो गया देखो H प्लस। अब हम लोग इसके इनिशियल मोल की बात करते हैं। इनिशियल मोल n है, ये 0 है, ये 0 है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें एज्यूम करना पड़ेगा। लेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू अल्फा। फाइनल मोल लिखते हैं तो अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो एक मोल से कितना निकल रहा अल्फा, तो n से कितना निकलेगा n अल्फा, तो n माइनस n अल्फा जो यहाँ निकल रहा है इसको हाईलाइट कर लो। एक मोल से कितना मोल, एक मोल, तो n अल्फा से कितना मिलेगा n अल्फा। एक मोल से 1 मोल, 1 मोल से 1 मोल, तो n अल्फा मोल से कितना मिलेगा तुम्हारा n अल्फा। वान-हाफ फैक्टर हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, तो वान-हाफ फैक्टर क्या होता है फाइनल मोल डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल। फाइनल मोल देखो क्या हो गया n माइनस n अल्फा प्लस प्रोडक्ट में देखो ध्यान से n अल्फा और प्लस प्रोडक्ट में दूसरा वाला देखो n अल्फा और मोल इनिशियल टेकन कितना हो गया तुम्हारा n। अब देखना ध्यान से n अल्फा एक तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और क्या बचा उसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो अब देखो जो यहाँ बचे हुई चीजें हैं उसको भी लिख लिया जाए। तो अब जो बचे हुए लोग हैं यानी वान-हाफ फैक्टर I इक्वल टू देखो खूब अच्छे से, तो क्या बचा है तुम्हारा n, ठीक है ना, और प्लस n अल्फा, n प्लस n अल्फा डिवाइडेड बाई n। n अगर कॉमन ले लो तो देखो क्या हो गया 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई n, n से n कैंसिल हो गया। वान-हाफ फैक्टर आप देखो ध्यान से एसिटिक एसिड का कितना हो गया 1 प्लस अल्फा। आई होप यहां तक भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वान-हाफ फैक्टर हम लोग दो केस का पढ़ चुके। एक ऐसा जब मॉलिक्यूल आपका कंप्लीट डिसोसिएट होता है और एक ऐसा जब आपका मॉलिक्यूल पार्शियल डिसोसिएट होता है, ठीक है ना। अब हम लोग अगला केस पढ़ेंगे कि अगर मॉलिक्यूल आपका डिसोसिएट नहीं बल्कि क्या हो जाए उसका एसोसिएशन, उसके केस में कैसे वान-हाफ फैक्टर आता है, इसको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। थैंक यू। तो देखिए हम लोग वान-हाफ फैक्टर का अगला पार्ट पढ़ते हैं। अब आपको ये बताना है वान-हाफ फैक्टर इफ सोल्यूट इज एसोसिएटेड इन देयर एक्वस मीडियम, मतलब मॉलिक्यूल का हो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल बना ले तो हम लोग ऐसे जो कर लेते मान लेते हैं n मोल अपने पास कैपिटल A है और एसोसिएशन होता है। तो याद करिए एसोसिएशन में आपको ठीक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट के टाइम पे आपको याद करो मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था कितनी मोलरिटी हो जाएगी, है ना, डाइमर हो जाता है B, तो याद करो डाइमर कैसे लिखते थे ऐसे B ट्वाइस, है ना। तो यहाँ पे ऐसे एसोसिएशन जब भी हो तो A और ऐसे सब यहाँ पे क्या लिख देना है n, ठीक ना। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू अगर 2 हो जाए जिसको बोलते हैं डाइमराइजेशन, ठीक है ना। अच्छे से याद रखे रहना अभी क्वेश्चन में काम आएगा अपने को, ठीक है ना। तो हमारे पास मान लो Na हमने लिया मोल और आपका ये एसोसिएशन ऐसा हो गया। फिर वही कहानी हमें वान-हाफ फैक्टर बताना है। इसका इनिशियल मोल A मान लेता हूँ, इसीलिए कोई जो है एसोसिएशन नहीं होगा, तो ये हमने लिख दिया भाई चलो इनिशियल ये 0 रहा। अब देखना ध्यान से, अब हमें क्या करना पड़ेगा, टूटता था तो डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मानते थे, अब एसोसिएट हो रहा है तो लेट हम लोग क्या मानेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन इक्वल टू क्या मान लेता हूं मैं अल्फा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या मान लेता हूं मैं अल्फा। तो अब देखना ध्यान से यहाँ से क्या होगा फाइनल मोल लिखेंगे, तो पहले तो ये A मोल था, एक मोल से अल्फा मोल निकल के एसोसिएट हो रहा है, तो A मोल से कितना निकलेगा A अल्फा मोल निकलेगा और एसोसिएट होगा, ठीक है ना। तो जब एसोसिएट होगा इसका कंसेप्ट अब देखो ध्यान से, आपको अगर याद हो तो तुम लोग को फार्मूला देखो, जिप्सम का फार्मूला का याद करो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को क्या बोलते थे याद करिए जिप्सम, है ना। तो इसी फार्मूले को आप याद करो, इसी फार्मूले को बहुत सारी बुक में ऐसे लिखा जाता था याद करो CSO4 तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या करना है अपने को डिवाइड करना है। तो कितना डिवाइड करके लिखेंगे ये देखो ध्यान से, तो कितना बनेगा तुम्हारा देखो डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा, एक मोल से एसोसिएशन होके बन रहा है कितना तुम्हारा 1/n, तो A अल्फा से कितना बन जाएगा तुम्हारा A अल्फा डिवाइडेड बाई n। ये चीज बस सीख जाइए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक मोल से ऐसे समझ लो 1 मोल से कितना मिल रहा 1/n, तो n अल्फा से जो तुम्हारा n मोल है उससे कितना मिल जाएगा भाई, तो A अल्फा है उससे कितना मिल जाएगा A अल्फा डिवाइडेड बाई n, बस इतना ध्यान में रखे रहिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि वान-हाफ फैक्टर इसका कितना होगा। तो फिर वही कहानी वान-हाफ फैक्टर कैसे निकालते हैं बोलो,
इनिशियल मोल, ठीक है ना, और फाइनल मोल। तो फाइनल मोल देखते हैं पहले। तो फाइनल मोल तो आपने लिख ही दिया है, तो ना 1/2 फैक्टर यानी I इक्वल टू मोल फाइनल और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, देखो मोल इनिशियल। फाइनल मोल अगर हम देखें तो रिएक्टेंट में देखो A माइनस A अल्फा और प्रोडक्ट में देखो A अल्फा डिवाइडेड बाय N। और इनिशियल मोल की हम लोग बात करेंगे तो इनिशियल मोल आपने क्या माना है, देखो A के बराबर। अब इस चीज को इक्वेट कर लीजिए और आपको 1/2 फैक्टर मिल जाएगा। तो थोड़ा और इसको इक्वेट करते हैं हम लोग। देखो A तो हर जगह कॉमन है, तो 1/2 फैक्टर I इक्वल टू देखो क्या हो गया 1 माइनस अल्फा, ये देखो 1 माइनस अल्फा और प्लस क्या हो गया देखो अल्फा बाई एन, ठीक ना। ये है आपका 1/2 फैक्टर, ठीक ना, इन केस ऑफ एसोसिएशन। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लिया जाए तो ये देखो क्या हो गया, मान लो आपसे पूछे एसोसिएशन के केस में डिग्री ऑफ एसोसिएशन है ना 1/2 फैक्टर गिवन है, कितना हो जाएगा तो I माइनस 1। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको अल्फा बाई एन और ये माइनस अल्फा इधर कर देता हूं मैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे अगर अल्फा कॉमन ले लो तो 1 माइनस एन माइनस 1 हो गया और ये क्या हो गया I माइनस 1। तो अल्फा की वैल्यू देखो ध्यान से क्या हो गया I माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एन माइनस कितना हो गया 1। तो ये है आपका 1/2 फैक्टर और डिग्री ऑफ एसोसिएशन का रिलेशन इन केस ऑफ एसोसिएशन। तो आपको यहाँ तक आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो 1/2 फैक्टर अगर मॉलिक्यूल एसोसिएशन होता है तो ऐसे सॉल्व किया जाता है, दिमाग में बैठ गया होगा। अब देखना कुछ चीजें यहाँ स्टार बना के नोट कर दे रहा हूं मैं। देखो अगर n की वैल्यू 2 हो जाए, n की वैल्यू ये वाली वैल्यू 2 हो जाए, यानी मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि 2A मॉलिक्यूल मिलके, ठीक ना, A देखो ऐसा हो जाए तो हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइमराइजेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे कि डाइमराइज जो है डाइमर हो गया, डाइमराइजेज हो गया, तो मतलब क्या हो गया n की वैल्यू 2, ठीक ना। जैसे आगे करेंगे क्वेश्चन कि आपके पास जैसे बेंजोइक एसिड है C6 है ना, और आपका जो है H जो बना दिया जाए बेंजोइक एसिड, ये देखो ध्यान से C7 था, ये देखो बेंजीन है और बेंजीन में यहाँ लगा दो COH तो क्या हो गया बेंजोइक एसिड, ये डाइमर बना लेता है। तो 2 मॉलिक्यूल जब हम लोग लेंगे ये देखो क्या हो जाएगा बेंजोइक एसिड एसोसिएट हो जाएगा और ये देखो इसका एसोसिएशन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन अपने को पढ़ने पड़ेंगे आगे। तो ये है तुम्हारा जो है क्या बोलते हैं एसोसिएशन, और एसोसिएशन में हमने कौन सा पढ़ लिया देखो डाइमराइजेशन। अब पूछे डाइमराइजेशन केस में जरा 1/2 फैक्टर की बताओ कितना होगा। तो यहाँ देखो सिर्फ डाइमराइजेशन के लिए अगर मैं I पूछूं तुमसे तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, यानी की वैल्यू क्या रख देनी है 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो 2 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2, ये 1/2 फैक्टर। थोड़ा और इक्वेट कर लो, ये देखो क्या हो गया 2 और 2 माइनस अल्फा और प्लस अल्फा कितना हो गया अल्फा डिवाइडेड बाई, थोड़ा और सॉल्व कर लो तो ये 1 माइनस क्या हो गया देखो अल्फा बाई 2। तो ये हो गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मतलब जब आपका ठीक ना डाइमराइजेशन हो तो 1/2 फैक्टर कितना होता है 1 माइनस अल्फा बाई 2। अगर आपका एसोसिएशन होता है तो 1/2 फैक्टर कितना होता है 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो आई होप यहाँ तक भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये है डिसोसिएशन और ये था तुम्हारा एसोसिएशन। तो यहाँ तक 1/2 फैक्टर में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगला केस है अपने पास कि जब भी आपके पास ऐसा कोई सॉल्यूट हो जब आप एक को से मिलाइए, ना ही उसका डिसोसिएशन हो और ना ही उसका एसोसिएशन हो, तो इसके केस में क्या होता है इनिशियल मोल और फाइनल मोल दोनों आपस में सेम होते हैं। 1/2 फैक्टर कितना हो जाएगा 1, जैसे ग्लूकोज यूरिया इन सब के केस में 1/2 फैक्टर कितना लेना अपने को 1। केस नंबर 4 में लिख दे रहा हूँ 1/2 फैक्टर निकालने का। इफ सोल्यूट मॉलिक्यूल जो भी है, इफ सोल्यूट मॉलिक्यूल नाइदर डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, नाइदर डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड, नाइदर डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड अच्छे से याद रखते रहना, नाइदर डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड, ठीक ना। तो क्या होता है, यानी ये क्या हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इजी करके यहाँ लिख दे रहा हूं। ऐसे सब्सटेंसेस क्या होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अच्छे से याद रखते रहना, ये सब क्या होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक ना। तो इनके केस में 1/2 फैक्टर क्या होता है 1। क्यों होता है 1, बिकॉज इनिशियल मोल इक्वल टू क्या होता है फाइनल मोल। जैसे इसके एग्जांपल क्या है, तो जैसे तुम्हारा एग्जांपल क्या है ग्लूकोज है ना, यूरिया है। अब असल में इन सब के लिए 1/2 फैक्टर कितना होता है 1 के बराबर। तो आई होप
वांट हाफ फैक्टर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वांट हाफ फैक्टर को कैलकुलेट करने के और सारे तरीके होते हैं, उसका डिस्कशन हम लोग वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू। तो देखिए वांट हाफ फैक्टर के कुछ और कैलकुलेट करने के फार्मूले हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे पहला फॉर्मूला मैंने लिखा, देखो मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल, मतलब कोई सोल्यूट है उसका थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट आया कितना आया और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट कितना है, उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, वांट हाफ फैक्टर। बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, अभी अगले पार्ट में आपको बताता हूँ मैं। फिर अगला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालने का फॉर्मूला है, कोई भी सोल्यूट था उसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, ठीक ना। और बाकी आप देखिए फाइनल मोल डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल, फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी तुम्हारा है उस कंटेनर के अंदर याद करिए, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके रेशियो को वांट हाफ फैक्टर। एक फार्मूला और मैंने लिखा है ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और डिवाइडेड बाई नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। वांट हाफ फैक्टर एक्चुअली क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एंड नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। यानी ऐसे ट्रिक अगर ध्यान में रखते रहिएगा तो आपको काम ये बहुत अच्छे से बनाएगा। देखिए जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है ये दो टाइप की होती है, एक हम लोग ऐसे बोलेंगे, ठीक ना, एक होती है नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और एक होती है, ठीक ना, एबनॉर्मल या जो भी आप बोलिए पगली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। देखो ऐसे कुछ बना लीजिए, एक नॉर्मल होता है और एक क्या होता है तुम्हारा एबनॉर्मल, ऐसे आप ध्यान में रखे रहिए। एक होता है नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और एक क्या होती है एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इसको भी हम लोग अच्छे से आगे पढ़ेंगे, नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, यहां से अगर हम लोग, ठीक ना, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अगर मान लो तुमने एबनॉर्मल लिखना है, एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अगर मुझे लिखनी है तो ये ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी यानी एबनॉर्मल है, तो ये देखो क्या हो जाएगा आई टाइम्स कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और वो भी कौन सी, देखो नॉर्मल वाली, अच्छे से याद रखते रहिएगा। तो एबनॉर्मल यानी ऐसे याद रखो पगली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई टाइम्स नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये भी दिमाग में अच्छे से फार्मूला रखते रहिएगा, अपने को और सारी जगहों पे इसका काम पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वांट हाफ फैक्टर कैलकुलेट करने के कुछ और फॉर्मूले थे जो हमने आपसे डिस्कस कर लिया। अब थोड़े इस पे और अच्छे से क्वेश्चन बनाने के लिए कैसे, क्योंकि हर इतना टाइम तो रहेगा नहीं कि हर बार इनिशियल मोल माने फाइनल मोल माने उसके बाद सॉल्व करें। अगर टाइम है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन करना है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप करते रहिए, ठीक है। लेकिन अगर हमें मान लो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो अपने पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम लोग इतनी कैलकुलेशन कर पाए, तो उसके लिए हम लोग ट्रिक्स लगाएंगे और जल्दी जल्दी अपना आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे देखो ध्यान से कैसे कैसे हम लोग वांट हाफ फैक्टर और कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक ना। तो कुछ अलग बना लेते हैं, सम अदर मेथड जो भी आप बोलिए, ठीक है ना। हेडिंग बनाई थी, आप चाहो जैसे स्टार बना के लिख देते हैं हम लोग वांट हाफ फैक्टर और कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो वांट हाफ फैक्टर कैसे और कैलकुलेट करना है देखना ध्यान से। जैसे मान लो अपने पास ए है और ये है इंपॉर्टेंट भी, यहाँ से समझना। जैसे मान लो ए आपके पास सोल्यूट था और ये सोल्यूट आपका, ठीक ना, ये हो गया NB, मतलब क्या हो गया कि एक सोल्यूट अपने पास था वो N मोल B में टूट गया, मतलब एक मोल जो आपका A था वो N मोल B में कन्वर्ट हो गया। इधर मैं बोल रहा हूँ इसका कितना मोल था, N मोल था, और ये इधर कितना मोल बन गया, देखो N मोल, ठीक है ना। तो अगर हम लोग वांट हाफ फैक्टर लिखेंगे, I की वैल्यू वांट हाफ फैक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आपका A है इस A का मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल कितना है, तो M थ्योरेटिकल यानी मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल और डिवाइडेड बाई इसका जो A है इसका जो है ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट कितना है, यानी M मॉलिक्यूलर वेट कौन सा, देखो ऑब्जर्व के बराबर, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा I की वैल्यू, ठीक है। तो M थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाई क्या हो गया M ऑब्जर्व। जब इसको हम लोग सॉल्व करते थे, याद करो जब A मोल से N मोल बना था तो क्या आया था तुम्हारा x प्लस वाई, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है तुम्हारा 1 प्लस, है ना, n माइनस x, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ, ऐसे याद रखते रहना, 1 प्लस और क्या होता है तुम्हारा n माइनस 1 इंटू क्या होता है x, ठीक है ना। तो ये वांट हाफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है इस ऊपर वाले केस में, जब a मोल से n मोल b बन जाए, ठीक है ना। वो बच्चे दिमाग में रखते रहो। वेयर, ये देखना ध्यान से, वेयर जो x है
ठीक ना, ये x हम लोग बोलेंगे तो ये है तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना। अब अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 के बराबर, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा किसी को हम लोग क्या मान लेते हैं अल्फा। बस इतना अच्छे से आप ध्यान में रखे रहिएगा। तो ये हो गया तुम्हारा, देखो ऑब्जर्व जो है आई की वैल्यू क्या होती है मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स के बराबर। और ये जो है क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसी को हम बोल दो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, जो आपको अच्छा लगे, सब एक ही चीज है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो मॉलिक्यूलर वेट और जो वेपर डेंसिटी का रिलेशन होता था, याद करो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। तो यहाँ से इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू है ना वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व, दोनों काट दो तो कैंसिल हो जाएगा। सिंपल सा मैं ऐसे लिख देता हूँ आई क्या होता है वेपर डेंसिटी कितना है थ्योरेटिकल और डिवाइडेड बाय देखो ध्यान से वेपर डेंसिटी कितनी है तुम्हारी ऑब्जर्व, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स के बराबर। तो 1/2 फैक्टर निकालने का एक फार्मूला और मिल गया इन टर्म ऑफ वेपर डेंसिटी, ठीक है ना। अब इसमें कई सारे केसेस बनेंगे, एक एक केस आप ध्यान से समझते रहिएगा, सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो 1/2 फैक्टर आई इक्वल टू m थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाई m ऑब्जर्व इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 एक्स, ठीक है ना। जब a मोल n मोल में कन्वर्ट हो जाए तब के लिए कहानी, ठीक है ना। तो अब देखना एक एक चीज ध्यान में रखो। फॉर केस फर्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर डिसोसिएशन। तो जब भी आप डिसोसिएशन करोगे, पहले भी देखो सॉल्व किए थे, तो 1/2 फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि देखो फाइनल मोल इनिशियल मोल से बड़ा ही रहेगा। तो अब ये सी बात है, ये रेशियो हमेशा क्या आएगा ग्रेटर देन 1 के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा पहला चीज, क्योंकि अब देखो जो n है ना वो कम से कम 2 तो आएगा ही, तो 2 से अगर ज्यादा आए 2 के बराबर या 2 से बड़ा आएगा, इसको मैं चाहो लिख देता हूँ। यहाँ पे n क्या होना है देखो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 तो हमेशा ही रहता है। तो इसलिए क्या होता है जो डिसोसिएशन है इसके लिए जो n की वैल्यू है, इसके लिए जो i की वैल्यू है बल्कि वो क्या होती है हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। इस बात को याद रखते रहना, क्योंकि n कम से कम 2 ही हो जाएगा। अब इस केस फर्स्ट में हम लोग पहला a पॉइंट करके बनाते हैं। अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि आप 1/2 फैक्टर बताइए फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए बताइए फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो भी सब्सटेंस है वो सारे सब्सटेंसेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, इसके केस में आप बताइए 1/2 फैक्टर कितना होगा। तो तुम्हें अच्छे से पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका 100% डिसोसिएशन होता है इन देयर एक्वस मीडियम, या 100% आयोनाइजेशन होता है इन देयर एक्वस मीडियम। तो इस केस में देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100%, पास में आ गई होगी, मतलब कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा। 100% डिसोसिएशन, अगर मुझे कोई भी सब्सटेंस अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो अल्फा है यानी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, x की वैल्यू किसके बराबर हो गई 1 के बराबर हो गई। अब x की वैल्यू अगर 1 के बराबर हो गई, x की वैल्यू किसके बराबर हो गई देखो 1 के बराबर। तो अब अगर हम लोग i की वैल्यू निकालेंगे तो आप ध्यान से देखो x की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में 1/2 फैक्टर किसके बराबर होता है n के बराबर, ठीक है। देखो कितना अच्छा फार्मूला मिल गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो आपका 1/2 फैक्टर होता है वो किसके बराबर होता है n के बराबर होता है। अब अगर ये n पता चल जाए तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तो n क्या होते हैं भाई, कितने आयंस तुम्हें मिल रहे हैं टोटल आयंस, वही स्टोइकियोमेट्री का सम वाला। जैसे देखो मैं इसमें भी ढेर सारे एग्जाम्पल करता हूं तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक ना, मतलब एक केस का एग्जाम्पल नंबर 1। तो आपको अच्छे से पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग किसको मानते हैं, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड्स को। किसको मानते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स को। तो अब देखना स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में जो आपका 1/2 फैक्टर है, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में जो 1/2 फैक्टर है वो n के बराबर होगा, क्योंकि सारे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बहुत अच्छे से बोलिए। चलिए HCl बताइए जरा, HCl के केस में ठीक ना आपका n इक्वल टू क्या होना है I, ठीक ना। तो बताइए जरा HCl के केस में 1/2 फैक्टर कितना आएगा। मैं टेबल बनाता हूँ ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इधर मैं लिख देता हूँ देखो एसिड्स और इधर लिख देता हूं मैं n और 1/2 फैक्टर दोनों, क्योंकि दोनों तो सेम ही होता है स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में, ठीक है। और कौन से एसिड है देखो स्ट्रॉन्ग एसिड।
तो पहला स्ट्रॉन्ग एसिड आपको अच्छे से पता है, अगर ले लूं मैं HCl तो कितना हो जाएगा 2, समझ में आ रहा है सबको। अगला बोलो ध्यान से, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, HNO3 को भी स्ट्रॉन्ग एसिड कितना हो गया देखो 2। अच्छा ये स्ट्रॉन्ग एसिड देख के नहीं पता चलता कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है, आपको एसिड बेस टेब में, आपको एसिड बेसिस वाले जो चैप्टर था यानी इक्विलिब्रियम में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ की टेबल लिखाई थी, तो कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन से वीक एसिड है वहीं से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो याद करो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा था सबसे ऊपर टेबल पे HClO4, तो HClO4 के केस में बताओ वन टाइम फैक्टर कितना H प्लस ClO माइनस, मतलब देखो N क्या है कि कितने आयन से ब्रेक हो रहा है, जैसे HCl था ब्रेक हुआ H प्लस Cl माइनस, N की वैल्यू क्या हो गई 2, तुम्हारे पास HNO3 था ब्रेक हुआ तो क्या हो गया देखो H प्लस और क्या हो गया देखो NO3 माइनस, N की वैल्यू क्या हो गई देखो 2 आयन 2 हो गए। ऐसे तुम्हारे पास देखो HClO4 है ब्रेक करो एक्वस मीडियम में H प्लस क्या हो जाएगा ClO4 माइनस, तो N की वैल्यू कितनी हो गई इसके लिए भी 2, यानी वन का फैक्टर भी कितना हो गया 2। अगला देखो मैं तुमसे बोलूं जरा H2SO4 के लिए बताइए वन का फैक्टर कितना होगा, तो हम लोग H2SO4 की भी जरा ब्रेक कर लेते हैं। H2SO4 को आपने ब्रेक किया तो ये क्या हो गया देखो 2H प्लस और प्लस क्या हो गया SO4 पे 2 माइनस, तो N की वैल्यू कितनी हो गई 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, N की वैल्यू कितनी हो गई 3, यानी वन का फैक्टर कितना हो गया 3। तो आई होप यहाँ तक भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो पहला एग्जांपल था आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, और आप अच्छे जानते हैं ठीक ना स्ट्रॉन्ग बेसिस को भी हम लोग क्या मानते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है स्ट्रॉन्ग बेसिस को भी हम लोग क्या मानते हैं स्ट्रॉन्ग मानते क्या होते हैं ना, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं ठीक है ना। तो दूसरा एग्जांपल हम लोग लिखते हैं एग्जांपल नंबर 2, और एग्जांपल नंबर 2 में हम लोग लिखते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बेसिस के केस में वन टाइप फैक्टर, अब स्ट्रॉन्ग बेस अगर NaOH है, चलिए बताइए जरा ध्यान से, इसका भी N=I होगा, कितना होगा 2, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए ठीक ना। बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, बोलिए जरा वन का फैक्टर कितना होगा, बोलो जरा 3, समझ में आ रहा है सबको। BaOH होल ट्वाइस है, BaOH होल ट्वाइस है, एक्वस करो, ये देखो एक्वस करने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा कैसे Ba2 प्लस और क्या हो जाएगा देखो OH पे सिंगल माइनस, तो अब देखो OH पे 1 माइनस है लेकिन नंबर इसके कितने हैं 2, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो N की वैल्यू कितनी हो गई 3, वन का फैक्टर कितना हो गया 3। आई होप यहाँ तक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका एग्जांपल नंबर 3 स्पेस बचा हुआ है मेरे पास, यहाँ लिख देता हूं मैं। इसका एग्जांपल नंबर 3 देखो ध्यान से, जितने भी आपके सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट ऑफ, यहाँ लिख देता हूं मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये याद रख लेना, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल होते हैं। जैसे आप देखो ध्यान से एग्जांपल बोलता हूं मैं NaCl, चलिए बताइए ठीक ना, यहाँ पे मैंने सॉल्ट लिख दिया, सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के, और इधर है तुम्हारा वन का फैक्टर और N, बताइए जरा इसका वन का फैक्टर कितना होगा हमेशा 2, ठीक है, और प्रूव करके दिखाया भी था देखो, ठीक है ना। अगला देखो ध्यान से मैं तुमसे बोलूं Al2SO4 होल थ्राइस, बताइए जरा वन का फैक्टर कितना होगा, बोलो, दिख रहा है सबको कितना 5, ना दिखे तो यहाँ देखो Al2SO4 का होल थ्राइस है, इसको अगर एक्वस करो, इसको जरा आयन में ब्रेक कर लो, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी सल्फेट के साथ में यानी +3 चार्ज, और ये देखो ध्यान से SO4 के ऊपर -2 चार्ज, नंबर बैलेंस कर लो, एल्युमिनियम के नंबर कितने हैं देखो 2, सल्फेट के नंबर कितने हैं 3, जो यहाँ स्टोइकियोमेट्री है जो यहाँ स्टोइकियोमेट्री है सम कर दो, वही क्या होता है N। क्लियर हो रहा है सबको, और देख लीजिए कुछ आपको और समझ में आ रहा हो। चलो देखो जैसे है Na2SO4, बताइए जरा इसका वन टाइप फैक्टर कितना होगा, ठीक ना, बोलो कितना होगा वन टाइप फैक्टर 3, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो यही देखो Na2SO4 है, इसको जब आप एक्वस करोगे तो ये क्या होगा बोलो 2Na प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा SO4 पे 2 माइनस, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, N की वैल्यू कितनी हो गई 3, जिसका भी वन टाइप फैक्टर कितना हो गया 3। तो आई होप पहला केस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वन टाइप फैक्टर इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है N के बराबर, और ऐसे वन टाइप फैक्टर क्या होता है, फार्मूला मैंने लिखा था, याद करो क्या था, मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व इक्वल टू 1 + n-1 into x। अच्छे से ये दिमाग में बैठा लो, और ये तब के लिए वन टाइप फैक्टर का फार्मूला है जब A कन्वर्ट हो जाता है n मोल D में, दिमाग में इतना छप जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में वन टाइप फैक्टर कैसे निकालते हैं।
अब अगला वीक केस हम लोग पढ़ेंगे इस फार्मूले से, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इसके अगले पार्ट में मूव करते पहुंच जाएंगे। यहाँ तक के लेक्चर को अच्छे से देखते रहिए और खूब अच्छे से नोट्स भी बनाते रहिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। पेन कॉपी लेके हमेशा पढ़ाई करिए हर लेक्चर को, जो आपने पहले भी देखा है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो प्लीज पेन और कॉपी लेके बैठ के पढ़ाई करेंगे, आपको सारे चैप्टर समझ में आएंगे। थैंक यू।